गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देख रहे हैं जॉइंट सेक्टर संयुक्त क्षेत्र। तीव्र औद्योगिक विकास सभी देशों की महत्वाकांक्षा का प्रमुख समस्या है। प्राय सभी देश अपनी आर्थिक समस्या का हल तीव्र औद्योगिकरण को मानते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में इन समस्याओं के निदान हेतु नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में राजकीय क्षेत्र की प्रमुख भूमिका होती है। निजी क्षेत्र भी योजनाबद्ध विकास के लिए निरंकुश न रहकर विकास का अंग बनाया जाता है। निजी क्षेत्र की नियमन व नियंत्रण राज्य द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा सरकार द्वारा नियम और व नीतियाँ बनाई जाती है। भारत में 1956 की औद्योगिक नीति से सार्वजनिक क्षेत्र पर बल मिला। लोक उद्योग की अधिकाधिक स्थापना की गई, परंतु शीघ्र ही इस वित्तीय और प्रबंध की समस्या सरकार के सम्मुख खड़ी हुई। लोक उद्योग की अर्थव्यवस्था को प्राय बल नहीं मिला। सार्वजनिक उपक्रम की लाभदेयता एवं कार्यकुशलता, मधुर औद्योगिक संबंध के अभाव में नियंत्रण तथा लोक हिसाबदेयता जैसी समस्याओं के कारण इनसे सरकार द्वारा किए गए विनियोग पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। इसके कुशल प्रबंध व्यवसाय के लिए निजी क्षेत्र के साथ हाथ बटाने का विचार सरकार के सामने आया, जिससे भारत में इस परस्पर सहयोग से औद्योगिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके। इस प्रकार औद्योगिक विकास करने की व्यवसाय की संयुक्त क्षेत्र की विचारधारा के नाम से जाना जाता है। अब हम इसकी परिभाषा को बारे में जानेंगे। सबसे पहली दत्त समिति के अनुसार संयुक्त क्षेत्र में उन सभी इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है जिससे सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र द्वारा पूंजी का विनियोग किया जाता है और जिनके निर्देशन और नियंत्रण से सरकार सक्रिय रूप से भूमिका निभाती है। मेहता के अनुसार संयुक्त क्षेत्र की विचारधारा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को अपना पृथक विकास न करके एक विस्तृत पैमाने पर दोनों परस्पर मिलकर उद्योग के विकास का उद्देश्य रखते हैं। उद्योगपति JRT टाटा के अनुसार संयुक्त क्षेत्र उपक्रम निजी क्षेत्र और सरकारी के बीच साझेदारी का एक स्वरूप है, जिसे सरकार द्वारा कम से कम 26% की पूंजी लगाई जाती है, जिसकी दिन प्रतिदिन प्रबंध निजी क्षेत्र के प्रबंधकों के हाथ में होता है तथा निजी सरकार द्वारा समुचित प्रतिनिधित्व वाले संचालकों मंडल द्वारा किया जाता है। अब हम संयुक्त क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहली विशेषता है नई आर्थिक विचारधारा। संयुक्त क्षेत्र एक ऐसी विचारधारा है न कि अपनाई कोई व्यवसायी स्वामित्व का प्रारूप है। ये विचारधारा अर्थव्यवस्था में मिश्रित उपक्रम को बल देती है, जिसे सरकार व निजी उद्योग के अलावा विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं निश्चित प्रतिशत में विनियोग करता है। दूसरा है व्यावसायिक प्रारूप। संयुक्त क्षेत्र में उपक्रम स्थापित करने हेतु कोई व्यवसायिक प्रारूप निश्चित नहीं होते हैं। किसी भी व्यवसाय प्रारूप के अंतर्गत कंपनी, निगम इत्यादि के रूप में उपक्रम की स्थापना की जाती है। भारत में इसकी स्थापना कंपनी प्रारूप के अंतर्गत ही अधिक हुई है। तीसरा पॉइंट है प्रबंध। संयुक्त क्षेत्र उपक्रम के प्रबंध एक संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। यह संचालन मंडल उपक्रम की नीतियों उद्देश्यों को निर्धारित करता है। संचालन मंडल में सभी साझेदारों की प्रतिनिधित्व होता है। इसका प्रारूप नीतिपूर्वक मंडल का होता है, जिसके अध्यक्ष सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका चौथा पॉइंट है सरकारी आधिपत्य। संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम के सरकारी आधिपत्य होता है। इन उपक्रम की नीति निर्धारण का कार्य प्रबंध द्वारा किया जाता है। निजी साहसी दिन प्रतिदिन प्रबंध के लिए स्वतंत्र होते हैं, जबकि सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी भूमिका इसे निभाती है। इसका पांचवा पॉइंट है परस्पर सहभागिता। संयुक्त क्षेत्र उपक्रम की स्थापना निजी क्षेत्र सरकार के परस्पर एक नई सहभागिता का विकास हुआ है,
कि सरकार न केवल निजी क्षेत्र की कुछ प्रबंध व्यवसाय की अपितु अपने सीमित संसाधनों का सदुपयोग करती है। इसका छठा है हिसाब देयता। संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम स्थापित करने की आज्ञा सरकार की तभी होती है जब संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम को वह सामाजिक और आर्थिक लाभों के संदर्भ में उचित समझती है। दूसरी ओर सार्वजनिक धन का विनियोग होने के कारण सार्वजनिक रूप से इन उपक्रम को उत्तरदायी समझा जाता है। ये थे मैंने आपको विशेषता के पॉइंट बताए कि इसकी विशेषता क्या है। अब संयुक्त क्षेत्र की जो विशेषता के साथ इसके उद्देश्य भी हैं। पहला, सरकार क्षेत्र असंतोष की प्रगति। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना की गई। यह आशा की गई कि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समाजवादी समाज की स्थापना सहायक हो। इस उपक्रम की कार्यकुशलता के निष्पादन की प्रगति असंतोष होने के कारण सरकार को इसके कुशल प्रबंधन की चिंता ने संयुक्त क्षेत्र को अपनाने का मानस बना लिया। इसका दूसरा पॉइंट है आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को रोकना। निजी उद्योग के हाथों में आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने इस उपाय को काम में लिया और सरकार समाजवादी समाज की संरचना और जन कल्याण की नीति सहयोग के साथ मिलकर उपक्रम की स्थापना करना चाहती थी। इस प्रकार स्पष्ट था कि इस प्रक्रिया से कुछ भी निजी उद्योग के हाथों में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण नहीं हो सकता। इसका तीसरा पॉइंट है औद्योगिक असंतुलन प्राप्त करना। देश के निजी क्षेत्र में बढ़ते एकाधिकार तथा सरकारी क्षेत्र की नीतियों के उत्पन्न औद्योगिक असंतुलन को कम करने या समाप्त करने का ये एक उपयुक्त माध्यम माना जाता है। इसका चौथा पॉइंट है निजी क्षेत्र के प्रबंध का उपयोग। निजी क्षेत्र दक्ष और समक्ष प्रबंध के वर्ग मौजूद है। निजी क्षेत्र के सभी सक्रियता के लिए विशिष्ट योग्यता अनुभव प्राप्त करना प्रबंध के कार्य है। इसका पांचवा पॉइंट है प्रबंध के क्षेत्र का औद्योगिक विकास। कोई भी एक क्षेत्र अलाभप्रद स्थानों पर अपनी औद्योगिक इकाई का विस्तार नहीं कर सकता। संयुक्त क्षेत्र में किसी अकेले क्षेत्र की एकाकी जोखिम नहीं होती। पिछड़े वर्ग को दी जाने वाली सुविधा रियायतों के लाभ पर इस इकाई की आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये पॉइंट बच्चों मैंने आपको बताए। इसका छठा पॉइंट है विस्तृत वित्तीय साधनों का उपयोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार द्वारा अनेक वित्तीय संस्थाओं की स्थापना हुई। बीमा कंपनी, कई प्रमुख बैंकों, राष्ट्रीयकरण, सरकार की वित्तीय साधनों का विकास। इसे विस्तृत साधनों के सदुपयोग करने के लिए नए नए उद्योग की स्थापना आवश्यक हुई। निजी क्षेत्र और व्यक्तियों की नवीन औद्योगिक स्थापना करने में कठिनाई महसूस होती है। संयुक्त क्षेत्र की विचार निजी क्षेत्र की कठिनाइयों को दूर करने में सरकार की विस्तृत वित्तीय साधनों का उपयोग करने में मदद करती है। तो ये संयुक्त क्षेत्र के बारे में आज मैंने आपको इसके मीनिंग, परिभाषा, उद्देश्य और विशेषताओं के बारे में बताया। आप अपनी बुक के अंतर्गत इसको ज़रूर पढ़िएगा और इसे बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि जॉइंट सेक्टर क्या होते हैं, जॉइंट सेक्टर की ज़रूरत हमारे भारत को क्यों पड़ी। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।